नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजनीश कुमार कर्ण और मैं पिछले 26 सालों से इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ काम कर रहा हूं। आज जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि ये एनआईआरएफ रैंकिंग क्या होती है। एनआईआरएफ मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और इसको पाने के लिए यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन के लिए क्या रोड मैप हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एनआईआरएफ मैटर क्यों करता है। अब जब कोई भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी को एनआईआरएफ रैंकिंग मिली हुई है तो ये एक नेशनल रेपुटेशन का सवाल है। स्टूडेंट के एडमिशन्स बढ़ जाते हैं, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, उनकी रिसर्च जो है वो विजिबल होने लगती है, रिसर्च विजिबिलिटी बढ़ जाती है, इंडस्ट्री और ग्लोबल कोलैबोरेशन होने लगते हैं, और कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है। अब ये एनआईआरएफ है क्या? तो जैसा आप फुल फॉर्म देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2015 में लॉन्च किया था। और ये बेसिकली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग देने के लिए, इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है nirfindia.org, वहां से इसकी डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये 3-4 सालों का अगर हम पार्टिसिपेशन के स्टैटिस्टिक्स देखें तो 2023 में सिर्फ 8,686 इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया था, जबकि 24 में 10,885, 2025 में 14,163, और 2026 में अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ, मतलब फीडबैक पोर्टल तो स्टिल ओपन। तो पार्टिसिपेशन जो है वो एवरी ईयर इंक्रीज ही होता जा रहा है। जितने भी इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया है सबको रैंकिंग मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सेलेक्टिव प्रोसेस है। अब जैसे मान लिया 14,000 प्लस इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया, इसमें से केवल 2,000 के लगभग जो इंस्टीट्यूशन होंगे उनको रैंकिंग दी जाएगी अलग अलग कैटेगरी में। उसमें जो टॉप 100 के होंगे हर रैंकिंग में, हर कैटेगरी में, जैसे यूनिवर्सिटी एक कैटेगरी है, इंजीनियरिंग एक कैटेगरी है, फार्मेसी एक कैटेगरी है, इसमें जो टॉप 100 होते हैं उनको एग्जैक्ट रैंक मिलता है कि ये 5th रैंक का है, ये 10th रैंक का है। लेकिन 100 के बाद के जो रैंकिंग है वहां पे एग्जैक्ट रैंक न दे करके वहां पे रैंक बैंड दिया जाता है। मतलब जैसे रैंक 101 टू 150। आगे समझते हैं कि बैंडिंग क्या है। जो मेजर एनआईआरएफ की कैटेगरीज हैं उसमें एक तो ओवरऑल कैटेगरी है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी की अलग जिसमें रैंकिंग की जाती है, यूनिवर्सिटीज़ की, इंजीनियरिंग की अलग, फार्मेसी की अलग, मेडिकल की अलग, डेंटल की अलग, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इनोवेशन। तो ये सब डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें एनआईआरएफ रैंकिंग प्रोवाइड करता है। अगर हम रैंक का डिस्प्ले स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है टॉप 100 को तो एग्जैक्ट रैंक मिलता है, उसके बाद जो है रैंकिंग का एक बैंड होता है 101 टू 150 में, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो 50 का रैंक बैंड है उसमें सिर्फ 50 ही यूनिवर्सिटीज होंगी, 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं जो उस रैंक बैंड में होंगे, लेकिन इसमें मैक्सिमम 200 को रैंक दिया जाता है। ऐसे इंजीनियरिंग में भी मैक्सिमम 300 इंस्टीट्यूशन को या यूनिवर्सिटीज को रैंक मिलेगा। फार्मेसी में टोटल 125, 100 तक को एग्जैक्ट रैंक, फिर रैंक बैंड होगा 101 टू 125। मेडिकल में टॉप 50 को, डेंटल में टॉप 40 को, ऐसे ही जो अलग अलग कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनके रैंक का डिस्प्ले स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो अभी जो बताया कि 101 टू 150, तो इसमें एनआईएफ डज नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट न्यूमेरिकल रैंक फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन। तो सर्टेन लेवल के बाद इंस्टीट्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू रैंक बैंड बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल स्कोर रेंज एंड परफॉर्मेंस, है ना। तो अब यहाँ पे ऐसा रैंक बैंड से क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल स्कोर इंप्रूवमेंट कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव योर रैंक। अगर आपके रैंक मार्क्स स्कोर में जरा सा भी 0.25 का भी अगर इंक्रीमेंट होता है तो डेफिनेटली आपकी रैंक जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब इनका जो रैंकिंग का स्ट्रक्चर है, बेसिकली इसमें इंस्टीट्यूशन के 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कंसिडर किया गया, जिसमें 30% वेटेज जो है वो टीएलआर का है। टीएलआर मतलब टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे रैंकिंग करते हैं, जो रैंकिंग में काम आते हैं। अगेन 30% वेटेज है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस।
उसके बाद है 20% वेटेज है ग्रेजुएशन आउटकम्स। ये एक इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट कहाँ हायर एजुकेशन में कितने गए, रिसर्च में कितने गए, प्लेसमेंट कितने लोगों का हुआ। उसके बाद 10% है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और 10% है परसेप्शन। अब अगर इसमें देखें कि जो सब पैरामीटर्स हैं, जैसे टीचिंग लर्निंग और रिसोर्सेज के जो 30 मार्क्स का है, इसमें जो सब पैरामीटर हैं, सबसे पहला है स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग पीएचडी स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसके टोटल 6 मार्क्स हैं। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 9 मार्क्स है। फैकल्टी क्वालिफिकेशन 6 मार्क्स है। एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज को टोटल 9 मार्क्स दिए गए। अब आपको पहले ही बता दूं कि एनआईआरएफ जो है वो रैंकिंग के लिए है, तो यहाँ नहीं कि आपने इतने पीएचडी स्कॉलर्स कर लिए तो आपको या इतनी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है तो आपको टोटल 6 मार्क्स मिल जाएगा। पहले ही बताया कि एनआईआरएफ जो है वो सेलेक्टिव प्रोसेस है, ये कॉम्पिटिशन है। मान लिया कि फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो में आपको 9 मार्क्स लेना है, तो इंडिया में जो टॉप का यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन होगा उसका जो स्टूडेंट रेशियो होगा उसको 9 मार्क्स मिलेगा। उसके कंपैरिजन में आपका जो फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो होगा उसमें वो परसेंटाइल बेसिस पे वो कंसीडर होगा। अगर वो 9 है तो आपका वहां पे 7 हो सकता है, 5 हो सकता है ना। तो ये क्वालिफाइंग नहीं है कि आपको इतना कर लिया तो आपको 9 मार्क्स मिलना ही है। उसके अलावा जो एनआईएफ रैंकिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, और ये सबसे ज्यादा रैंकिंग को प्रभावित करता है। इसमें पब्लिकेशन को 10.5 मार्क्स है। पब्लिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं भी पब्लिश कर लिया पेपर। वो पेपर जो है स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, एससीआई, एससीआई या इस तरीके के जर्नल में ही पब्लिश होना चाहिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइटेशन, मतलब आपने जो रिसर्च पेपर लिखा है उसको कितने लोगों ने रेफर किया है अपने रिसर्च पेपर के लिए, अपने पीएचडी के लिए। ये बहुत मैटर करता है यहाँ पे, और ये एज इंडेक्स के थ्रू वेरीफाई होता है। तीसरा है पैटेंट्स, कि आपकी यूनिवर्सिटी को या इंस्टीट्यूशन को कितने पैटेंट मिले हैं, ये भी वेरीफाई किया जाता है। इसके 4.5 मार्क्स हैं। उसके बाद कंसल्टेंसी और स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट को मिलाकर 3 मार्क्स हैं। मैंने प्रेजेंटेशन के लिए उसको डिवाइड कर दिया, अदरवाइज ये ऐसे 1.5 मार्क्स और 1.5 मार्क्स में डिवाइडेड नहीं है। दोनों का टोटल मिला के क्या होता है, 3 मार्क्स। नेक्स्ट इज ग्रेजुएशन आउटकम्स, जो मैंने बताया 20% वेटेज है, 20 मार्क्स का है। इसमें जो 8 मार्क्स हैं वो प्लेसमेंट एंड हायर एजुकेशन को दिया गया, मतलब आपके यहाँ के कितने परसेंट बच्चे प्लेस होते हैं, कितने परसेंट बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, उन बच्चों का प्लेसमेंट के मीडियन सैलरी मतलब एवरेज सैलरी का पैकेज क्या है, ये इस पे 4 मार्क्स हैं। पास परसेंटेज क्या है, वो 8 मार्क्स है। तो जो प्लेसमेंट है किसी भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी का, ये इम्पैक्ट बहुत करता है इस रैंकिंग को, है ना। तो ग्रेजुएशन आउटकम्स जो हैं ये भी इसमें थोड़ा बहुत भी मार्क्स का इधर उधर जो है रैंकिंग को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। फोर्थ वन इज आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, जीवीटी। इसके 10 मार्क्स हैं, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। वीमेन डाइवर्सिटी, स्टेट डाइवर्सिटी, आपके इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में कितने स्टेट्स के बच्चे आ रहे हैं, स्कॉलरशिप एंड दिव्यांग फैसिलिटीज। दिव्यांग फैसिलिटीज को 2 मार्क्स हैं, स्कॉलरशिप को 2 मार्क्स है। ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं इनको एक एक करके अलग अलग वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है एक ओवरऑल एनआईएफ के बारे में बताया है इस प्रेजेंटेशन में कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। लास्ट वन इज परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वो लोगों की नज़र में कैसा है, उसका परसेप्शन कैसा है, कि एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसा है, एकेडमिक रेपुटेशन कैसा है, पब्लिक इमेज कैसी है। इसीलिए इसमें फीडबैक कराए जाते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि 2026 के लिए ये फीडबैक का पोर्टल अभी ओपन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्रांडिंग एंड विजिबिलिटी मैटर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि परसेप्शन स्कोर कैन नॉट बी बिल्ड क्विकली थ्रू एडवर्टीजमेंट अलोन, कि आपको परसेप्शन बढ़ाना है तो आपने न्यूज़पेपर में बड़े बड़े ऐड डालने शुरू कर दिए, इससे तुरंत परसेप्शन चेंज होगा, ऐसा नहीं है। इट डेवलप थ्रू सस्टेन्ड एकेडमिक क्वालिटी, प्लेसमेंट, रिसर्च आउटपुट एंड नेशनल विजिबिलिटी। अब अगर हम बात करें कि रैंक वर्सेस स्कोर, ये एक एक्सपेक्टेड रैंक है, मतलब एक्सपेक्टेड स्कोर है। ये हर साल वेरी करता है,
है ना, थोड़ा बहुत। लेकिन जो एक नॉर्मल अगर हम बात करें कि अगर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आना है तो एक्सपेक्टेड रैंक स्कोर जो है आपका 100 में 70 प्लस ही होना चाहिए। टॉप 25 के लिए 60 प्लस, टॉप 50 के लिए 50 प्लस, टॉप 100 के लिए 42 प्लस। अब आप देखिए नीचे कि 32 और 42, 32 प्लस में आप 101 टू 200 के बीच में रैंक जाते हैं। ये नॉर्मली मैंने इंजीनियरिंग के हिसाब से इसको देख के बनाया है ना। इंजीनियरिंग में 300 इंस्टीट्यूशन को रैंक मिलता है, और 28 प्लस पे 201 से 300 रैंक के भी। अब आप देखें 28 और 32 नंबर में, मतलब इस 4 मार्क्स में करीब करीब 100-150 इंस्टीट्यूशन का रैंक डिसाइड हो जाता है। तो इस 4 मार्क्स कितना मैटर करता होगा, आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं। अब जो एक एग्जांपल, एक बेंच मार्किंग अगर करें कि जो इमर्जिंग यूनिवर्सिटीज हैं, जो नई यूनिवर्सिटीज हैं, या जो एनआईएफ जिनको पहले से जिनकी रैंकिंग नहीं है और वो इसमें जाना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटीज को जैसे मैंने बताया कि 200 रैंक तक मिलता है। तो पहली कोशिश हमारी क्या होनी चाहिए कि हमारा 151 से 200 रैंक बैंड में आ जाए, जो लास्ट वाला है। फिर धीरे धीरे हम हर साल अपना स्कोर जो है इम्प्रूव करेंगे। तो अगर एक नॉर्मल अगर मैं बात करूं कि 151 से 200 के बीच का रैंक लाने के लिए लगभग लगभग आपके पास जो रिसर्च पेपर है, वो जब आप इस पर अप्लाई करें, जो इसमें 2 साल 3 साल 4 साल का जो डेटा इसमें आप फिल करते हैं, लगभग लगभग 800 से 1000 जो है वो रिसर्च पेपर्स होने चाहिए। 80 से 100 के आसपास पेटेंट होना चाहिए। देखिए ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के मार्क्स को देख करके एक ऐसा बैंड निकाला है। ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली डेटा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस बढ़ते जाएंगे पार्टिसिपेशन में, ये डेटा जो है वो वेरी करेगा। अगर इंस्टीट्यूशन बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये बेंच मार्क जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग अगर कम होंगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। तो ये एक एवरेज है, अप्रॉक्सीमेट, आपको समझने के लिए कि अगर हमको हमारी यूनिवर्सिटी को अगर हमको 151 से 200 रैंक बैंड में लेके आना, तो लगभग लगभग 800,000 रिसर्च पेपर होना चाहिए। पैटेंट्स 80 से 100 के बीच में। आपका जो एनुअल बजट है R&D का वो करीब 15 से 20 करोड़ होना चाहिए। और आपके पास जो PhD स्कॉलर्स हैं उनकी संख्या 400-500 के आसपास करंट में होनी चाहिए। अगर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो जैसा हमने देखा कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में टोटल रिसर्च पेपर की संख्या कितनी है, तो लगभग 2000 प्लस। पैटेंट जो है वो 300 प्लस। R&D का बजट जो है लगभग पर ईयर 50 करोड़ प्लस है। और उनके यहाँ के 70-80% फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो PhD के साथ हैं। तो ये एक बेंचमार्क है, मतलब इससे आपको कहाँ तक जाना है, किस रैंक बैंड में आना है, उससे एक आइडिया क्रिएट होगा। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मैंने डेटा निकाला है जो NIF में अच्छा रैंक है। जैसे इंजीनियरिंग की में VIT का आपने नाम सुना होगा, तो VIT चेन्नई जो है वो 16th रैंक है इंजीनियरिंग में, और ओवरऑल रैंक है 21st। उनका जो स्कोर होगा अप्रॉक्सीमेट वो 65 से 75 के बीच में हो। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसका 2025 में 19th रैंक था, उनका स्कोर 61 प्लस। अमिटी यूनिवर्सिटी 22nd रैंक 59 प्लस। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो 2025 में 31st रैंक होल्ड करता था, इनका स्कोर जो है 55 प्लस के आसपास एक्सपेक्टेड है। कि जो देख के अगर आप देखेंगे जो डेटा अवेलेबल है उससे इनका स्कोर जो है इसके आसपास हुआ होगा। अब इनके अगर हम रिसर्च की बात करें तो आप देखिए हमको कहाँ तक बढ़ने की आवश्यकता है। VIT जो इसके ये जो डेटा मैंने यहाँ पे लिया है वो डेफिनेटली इन यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट से ही कलेक्ट किया है। इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो भी उनने डिस्प्ले किया है अपने वेबसाइट पे, वहाँ से मैंने निकाला है कि VIT में आज तक करीब 56,200 प्लस रिसर्च पेपर्स हैं, जिनके 6,73,947 से ज़्यादा साइटेशन है। उनका H-इंडेक्स 217 है। उन्होंने 3,000 से ज़्यादा पैटेंट्स फाइल किए हैं, जिसमें 1500 से ज़्यादा फाइल पैटेंट्स जो हैं ग्रांटेड हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इनके पास 30,300 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स हैं। 3,53,800 से ज़्यादा साइटेशन है। उनका H-इंडेक्स 192 है। इनने दावा किया है अपने वेबसाइट पे कि 3200 से ज़्यादा उनके पास पेटेंट अवार्डेड हैं। अमिटी यूनिवर्सिटी 45,000 प्लस रिसर्च पेपर्स हैं। इनके साइटेशन का कोई डेटा इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। इनका H-इंडेक्स 143 है। इनने भी 2,210 से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए हैं, जिसमें 980 से ज़्यादा उनको ग्रांट्स मिल चुका है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिनके रिसर्च
का जो डेटा उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है कि उन्होंने करीब 24,000 प्लस रिसर्च पेपर पब्लिश किए और 1,53,500 प्लस जो साइटेशन है। इनका एच इंडेक्स जो है वो अभी डिस्क्लोज नहीं है ना, इनके वेबसाइट पे नहीं डला है। इनने करीब 5,900 से ज़्यादा पैटेंट्स फाइल किए हैं, जिसमें 18 से ज़्यादा इनके ग्रांट हुए हैं। अब ये जो दो है, ये मैंने ऐसे इंस्टीट्यूशन का लिखा है जिनका रैंक बैंड जो है, वीआईटी भोपाल तो नॉर्मली इनके रिसर्च पेपर 4,000 प्लस हैं, लेकिन ये वीआईटी भोपाल जो है अभी इनने एनआईएफ रैंकिंग में इंडिविजुअली अप्लाई नहीं किया है, तो इसलिए इनका रैंकिंग कोई अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये बस देखने के लिए कि वो इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। इनके पास जो है अभी वीआईटी भोपाल जो है अभी हाल फिलहाल में ये यूनिवर्सिटी 7-8 साल 10 साल पहले ही खुली है, बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन इनके पास 4,000 प्लस रिसर्च पेपर्स हैं, 15,000 प्लस साइटेशन है, 35 इनका एच इंडेक्स है। ऐसे भोपाल में एक रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी का भी मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि इनने ओवरऑल यूनिवर्सिटी में 151 से 200 के बीच में रैंक बैंड में ये सेलेक्ट हुए थे। तो इनके वेबसाइट पे जो डेटा अवेलेबल है कि इनके पास 377 प्लस रिसर्च पेपर हैं, जिसके साइटेशन जो है 596 प्लस हैं, और इसका एच इंडेक्स 12 और पैटेंट जो है 31 प्लस जो इनके वेबसाइट पे दिखाया गया। ये मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो बेंचमार्किंग जो ऐसे कंपेयर किया है, वो सिर्फ इसलिए कि बताने के लिए कि आज आप सब हम जो यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं वो एक बेंचमार्क को देख के ये देखें कि आज हमारे पास क्या अवेलेबल है, और हमको अगर आगे बढ़ना है, हमको अगर अपने यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग में लेके आना है, तो हमको कहाँ तक मूव करना है। जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एनआरएफ में क्यों फेल होती हैं, एक तो लो पब्लिकेशन रिसर्च पेपर उनके पास नहीं है ना, और अगर है भी तो उनका साइटेशन बहुत पुअर है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन तो है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, फैकल्टी प्रोफाइल वीक है, और जो डेटा मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर है। हमको इन सारे पैरामीटर्स पे काम करना होगा अगर हमको एनआईआरएफ के अंदर आना है, मतलब इस रैंकिंग में आना है। जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो यूनिवर्सिटीज करते हैं या जो इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं कि वो अगर एनआरएफ का फॉर्म भरना है, जैसे नवंबर दिसंबर में निकलता है, तो अब हमने उससे पहले जो है फॉर्म भरने की तैयारी करता है ना। तो ये जो है एनआरएफ जो है इसकी प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर होनी चाहिए। कोई भी चीज जो है रातों रात नहीं हो सकती, फॉर्म भर देना ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है ना। उसके साथ साथ आपको एविडेंस भी लगाना पड़ता है, और बताया जैसे कि ये एक तरीके का कंपटीशन है। 14,000 इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें से सिर्फ 2,000 को रैंकिंग मिल रही है, मतलब सिलेक्शन रेशियो आप समझ सकते हैं, हर 7 में से एक। तो बाकी के 6 तो रिजेक्ट होंगे। ये जो एक सेलेक्ट होगा वो जब साल भर प्रिपरेशन करते हैं तभी सेलेक्ट होगा। अब इसमें हमको क्या एसेंशियल जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सबसे पहला कि एक स्ट्रॉन्ग आईक्यूएसी सेल होना चाहिए। अभी तक आईक्यूएसी जो है पेपर्स पे नॉर्मली सारी यूनिवर्सिटीज में होता है, लेकिन एनआईआरएफ में आने के लिए आपका आईक्यूएसी जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और आईक्यूएसी सेल सिर्फ एनआईआरएफ को ही नहीं, नैक, एनबीए कोऑर्डिनेशन और पूरे यूनिवर्सिटीज का इंस्टीट्यूशन का की क्वालिटी को मेजर करना चाहिए। इन बेंचमार्क से अपने आप को मैच करते हुए कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं हर डिपार्टमेंट को, उस पर काम करें। एक स्ट्रॉन्ग आर&डी सेल होना चाहिए, जैसा मैंने बताया कि 30% वेटेज जो है वो रिसर्च एंड प्रोफेशन को है, तो एक स्ट्रॉन्ग आर&डी सेल होना बहुत जरूरी है। ईआरपी एंड डेटा मैनेजमेंट सेल, ये भी बहुत इग्नोर्ड है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में। ईआरपी का मतलब अपन हम लोग समझते हैं कि बस यहाँ से जो फैकल्टी हैं उनकी अटेंडेंस हो जाएगी, कि उनका थंब से उनकी सैलरी निकल जाएगी, या फिर स्टूडेंट की अटेंडेंस लग जाएगी, स्टूडेंट का फी आ जाएगा, फी रिसिप्ट कट जाएगी। लेकिन ईआरपी इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ओवरऑल डेटा मैनेजमेंट करने के लिए ईआरपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए अच्छी कंपनी का जिसमें सारे फीचर्स हों, सिक्योरिटी वाला ईआरपी जरूर हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि सारे डेटा वहीं से फेच किए जा सकते हैं, सारी रिपोर्ट्स वहीं से निकाली जा सकती है अगर प्रॉपर डेटा उसमें इनपुट किया जाए। इनके अलावा एक प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी सेल है ना, जिसमें रिसर्च प्रोजेक्ट, हर यूनिवर्सिटीज को रिसर्च प्रोजेक्ट की तरफ, कंसल्टेंसी की तरफ जरूर मूव करना चाहिए, और एक सेपरेट सेल होना चाहिए प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पे हमको फोकस करना है वो है रिसर्च, फैकल्टी की क्वालिटी, हमारे प्लेसमेंट, पीएचडी इनरोलमेंट, पैटेंट्स और परसेप्शन के लिए हमारी ब्रांडिंग।
ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे फोकस करने की आवश्यकता है। अब जो फैकल्टी है, मतलब जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, वो कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? देखिए, एक अकेला IQAC सेल जो है वो NIRF रैंकिंग नहीं ला सकता। सभी टीचर्स को, सभी डिपार्टमेंट को मिलके काम करना पड़ेगा। और क्या चीजें जो है एक फैकल्टी की जो इम्पैक्ट करती है NIRF में, एक तो उनके पब्लिकेशन, हर टीचर्स को मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें हर साल जो है स्कोपस में या ऐसे ही जनरल जो है SCI में पेपर पब्लिश करना है, और अच्छे क्वालिटी पेपर पब्लिश करना है जिससे उसकी साइटेशन ज़्यादा हों। पैटेंट के लिए काम करना चाहिए, कंसल्टेंसी पे काम करना चाहिए, और स्टूडेंट के रिजल्ट पे, ऑब्वियसली टीचिंग लर्निंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो स्टूडेंट पे के रिजल्ट पे काम करना चाहिए। और प्लेसमेंट की क्वालिटीज़ पे ओवरऑल, अगर बच्चा अच्छे नॉलेजेबल होगा प्लेसमेंट की तरफ, तो डेफिनेटली जब कंपनीज आएंगे तो उनका प्लेसमेंट सिलेक्शन रेट भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये एक्सपेक्टेड है फैकल्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन NRF के लिए। जो रिसर्च का मैंने बताया कि फैकल्टी मेंबर्स को जो है उनको एक टारगेट होना चाहिए उनके पास। जरूरी नहीं कि वो टारगेट जो IQAC दे या यूनिवर्सिटी दे, एक इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर्स को खुद ही अपना एक टारगेट लेना चाहिए कि हमको मैक्सिमम स्कोपस पेपर्स लेना है, कि मिनिमम स्कोपस में तो पेपर हो ही, SCI हो तो और अच्छा है। पेटेंट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैक्सिमम FDP जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, खास करके IITs NITs, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। कंसल्टेंसी के लिए जाना चाहिए, बुक चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए। ये सब जो चीजें हैं जो रिसर्च में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं और एक अच्छा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। क्लियरली मैं बता दूं कि NIRF रैंकिंग इज नॉट अचीव्ड इन 1 year, इट इज बिल्ट सिस्टमेटिकली थ्रू रिसर्च, क्वालिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया है कि सबसे पहला प्राइमरी गोल यूनिवर्सिटीज का क्या होना चाहिए, या जो भी इंस्टीट्यूशन जो नए हैं जो इस NIRF रैंकिंग में आना चाहते हैं, तो प्राइमरी गोल क्या है कि हम पहले बेस में तो घुसें, कि अगर हम यूनिवर्सिटी की तरफ हैं तो हम 151 से 200 रैंक बैंड में आ जाएं, है ना। मतलब उस जो मैंने बताया कि 7 में से 1 को मिलना है रैंक, तो वो अगर हम नीचे के 6 में से हैं तो पहले उसमें तो आए, 7 में से जो 1 जो सेलेक्ट होगा उसमें आए। अगर आप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, आप इंजीनियरिंग की तरफ, तो हमारा पहला प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए कि हम जो लोएस्ट रैंक बैंड है 201 to 300 उसमें सेलेक्ट हो जाएं। फार्मेसी के हैं तो फार्मेसी में 125 फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को मिलेगा, तो कोशिश करें कि कम से कम 101 to 125 में। ऐसे ही आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, कोई भी लॉ के हैं या डेंटल के हैं, मेडिकल के हैं, तो हमारा प्राइमरी गोल है कि पहले हम इसमें इंटर हों। एक बार जैसे ही हम इस रैंकिंग में इंटर होंगे तो धीरे धीरे हर साल हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी और हम मूव करते जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन था, इसमें जो मैंने आपको NIRF के बारे में बताया कि क्वालिटी इज नॉट एन इवेंट, इट इज ए कंटिन्यूअस इंस्टीट्यूशनल कल्चर। और ये कल्चर एक दिन में नहीं बनता, एक साल में नहीं बनता, ये धीरे 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 इंप्रूव होता है। तो ये मेरे इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो मैं अगला वीडियो लाऊंगा वो है यूनिवर्सिटीज के लिए कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या डिफरेंस होगा, कि अगर कोई यूनिवर्सिटी जो है वो NAC और NIRF, डेफिनेटली ये दोनों IQAC ही कंट्रोल करता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में क्या अंतर होगा, और क्या की फोकस एरिया है NAC के लिए, और क्या की फोकस एरिया होगा NIRF के लिए। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों के बेसिक डिफरेंस है। NAC जो है क्वालिफाइंग होता है और ये कॉम्पिटिटिव होता है ना, NAC में। तो इस दोनों में क्या अंतर है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों के डॉक्यूमेंटेशन में क्या अंतर है और कैसे हमको प्रोसीड करना चाहिए। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, डॉक्टर रजनीश कर्ण एडू लीडरशिप, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो अवेयर हो सकें, है ना, और मोटिवेट हो सकें कि अपने यूनिवर्सिटी को, अपने इंस्टीट्यूशन को NIRF रैंकिंग के अंदर लेकर के आना है। ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।